गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है ऋण रिवोल्ट एवं कैबिनेट मिशन। आज इसी पर बातचीत करूंगा और आप लोग ध्यान से इसको सुने। तो सबसे पहले हम घटना देखते हैं कि 1945 में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसका जो है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर जो है उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 यह जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के समय एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक घटना घटती है जिसमें अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। और जब उसने परमाणु बम गिरा दिया तब जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और यह विश्व में प्रथम बार ऐसी घटना हुई कि जब परमाणु बम का जो है प्रयोग किया गया। और इस प्रयोग के बाद बहुत बड़ी क्षति जापान को पहुंची और 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है और जहां ब्रिटेन और फ्रांस दो महत्वपूर्ण पावर थी, अब जो है विश्व में 2 अलग नई पावर आई और उसमें एक आया अमेरिका और दूसरा जो है यूएसएसआर, यूएसए और यूएसएसआर। ये 2 विश्व शक्तियां उभरती हैं और विश्व 2 ध्रुवीय व्यवस्था में बंट जाता है। और यहाँ से इन दोनों देशों के बीच जो है पूरा वर्ल्ड बैलेंस ऑफ पावर के रूप में प्रतीत होता है। फिर उसके बाद घटना घटती है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जहां चर्चिल के नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रिटेन ने लड़ा था। अब चूंकि विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं और ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं तब जो है चूंकि वहां पर 2 पार्टियां, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लिबरल पार्टी, दूसरी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी लिबरल पार्टी थी और कंजर्वेटिव जो थी वह क्या थी, वह कंजर्वेटिव मतलब वो उसका माइंड जो है उतना ज़्यादा लिबरल नहीं थी, वो संकुचित विचारधारा के लोग थे। और चर्चिल की हार होती है और क्लीमेट एटली एक उभरते हुए नेता के रूप में आते हैं और वो जो है ब्रिटेन के पीएम बनते हैं। और जो उदारवादी दल था, जो लेबर पार्टी थी, उससे भारतीय जनमानस खुश होता था क्योंकि लेबर पार्टी वह उतनी कड़ा शासन नहीं करती थी और वह उपनिवेशों पर उसका रवैया उदारवादी था। इसीलिए भारतीय लोग खुश होते हैं। और क्लीमेट एटली जब पीएम बने तो इससे भारतीयों को जल्दी स्वतंत्रता मिली। अगर वहीं पर कंजर्वेटिव पार्टी जीतती तो हो सकता है भारतीय स्वतंत्रता को मिलने में और टाइम लग जाता। और तीसरी एक घटना होती है, वह घटना होती है कि जब क्लीमेट एटली जो है पीएम बनते हैं ब्रिटेन के, तब उन्होंने घोषणा की कि
जल्द ही भारत में आम चुनाव होंगे और भारत में दिसंबर 1945 में आम चुनाव होते हैं और भारत में केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल दोनों स्तरों पर चुनाव होता है और फिर यहाँ पर 1937 की घटना लगभग दोहराई जाती है और जो ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत थे, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और कहते हैं कि 90% वोट कांग्रेस ने प्राप्त किया। और 2 प्रांत, एक तो सिंध और दूसरा जो है पश्चिम उत्तर प्रांत, वहाँ पर मुस्लिम लीग को विजय प्राप्त होती है और वहीं पंजाब में मुस्लिम लीग को विजय नहीं प्राप्त होती है। यह तो 3 बड़ी, और केंद्र में भी जो केंद्रीय स्तर का चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस ने जो है लीड ली थी, बहुमत उसमें भी कांग्रेस ने प्राप्त किया था। यह तो हो गई 3 घटनाएं 1945 की। अब आगे हम देखते हैं कि एक जो मैंने हेडिंग डाला है, जो हमने दिया है कि रिन रिवोल्ट, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। यह घटना फरवरी 1946 की है। यह घटना फरवरी 1946 की है और यह घटना है मुंबई की और वहाँ पर एक जलपोत था। उस जलपोत का नाम था HMIS तलवार। HMIS तलवार यह जलपोत था जिस पर नौसेना के 1100 सैनिक सवार थे और उस समय जो ब्रिटेन के जो भारतीय न होकर के जो ब्रिटिश सेना के जवान थे, उन्होंने भारतीय सेना के जवानों के साथ नस्लीय भेदभाव किया, नस्लीय भेदभाव किया और जो कमांडर थे उनका नाम था FM किंग। उस कमांडर का नाम था FM किंग और FM किंग जो कमांडर था वह भी एक अंग्रेज था और बहुत ही बेकार प्रवृत्ति का था और चूँकि उसमें भी काले गोरे का उन्माद भरा हुआ था और उसने जो है भारतीय सेना के साथ जो है जाति भेदभाव किया और यहाँ तक कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, उसने भारतीय सैनिकों को, हिंदुस्तानी सैनिकों को गाली दिया और इसी के कारण जो है हमारे जवान जो थे नौसेना के, नेवी के, वो जो है भूख हड़ताल कर देते हैं और भूख हड़ताल कर देते हैं और इससे जो है 1100 सैनिक अनशन पर बैठ जाते हैं। और यह घटना मद्रास, कलकत्ता, अन्य गोवा, अन्य प्रांतों के नौसैनिकों के पास पहुंचती है और वो भी जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। नौसेना विद्रोह में लगभग 20,000 भारतीय सैनिक जो है उसमें विद्रोह में शामिल हो जाते हैं और कई सैनिक तो जो है मुंबई में जो है वो जल सेना की गाड़ी से जो है, नौसेना की गाड़ी से सड़कों पर निकल जाते हैं और कांग्रेस का झंडा लेकर के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगते हैं। और उसी में से एक नौसैनिक
जो था उसका नाम था बीसी दत्त। और बीसी दत्त ने जो HMIS तलवार जो जलपोत था उसकी दीवारों पर उन्होंने लिख दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इससे जो है वह जो ब्रिटिश कमांडर था FM किंग वह और क्रोधित हुआ, और इनका जो है एक और मांग थी, जो नौसेना के सैनिक थे उनकी एक मांग और थी, जो लाल किले में जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था वह लाल किले में चलाया गया था। और उसी समय उसका नेतृत्व की नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। और इन लोगों ने, नौसैनिकों ने मांग की कि वह मुकदमा भारतीय आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में आए, वह मुकदमा आज़ाद हिंद फौज के पक्ष में जाए। इसीलिए इन लोगों ने यह विद्रोह किया था। और विद्रोह करने का एक कारण और भी था कि इन लोगों को जो नस्ली भेदभाव, इनको वेतन कम मिलता था, इसलिए भी इन्होंने विद्रोह किया था। 1100 सैनिक थे, FM कमांडर था, HMIS तलवार जो नौसेना का जहाज थी। और इसमें जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने तटस्थता की नीति अपनाई थी। बाद में जो है सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से जो है नौसेना का जो विद्रोह था, इन लोगों के समझाने से नौसेना ने जो है नौसेना के जवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसमें जो है इसको एक इतिहास में स्लो डाउन के नाम से भी जाना जाता है, स्लो डाउन के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और 220 लोग इसमें मारे गए थे और 1000 लोग इसमें घायल हुए थे। फिर अगली घटना हम लेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो कि ब्रिटेन में जो है वहाँ पर PM क्लीमेट एटली बने थे। और उन्होंने जब ये सब घटनाएं घटती हैं भारत में, तो एक संवैधानिक गतिरोध चलता है, संवैधानिक गतिरोध चलता है। अर्थात जो संविधान बनाने की बात आ रही थी या भारत में शांति की बात आ रही थी, तो इन सब घटनाओं से जो है संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न होता है। और इसीलिए क्लीमेट एटली जो है वो घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से जो कैबिनेट मंत्रालय है, चूँकि संसदीय परंपरा वहाँ पर थी और भारत में भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और वहाँ पर जो पार्लियामेंट थी, जो कैबिनेट थी, उन्हीं की कैबिनेट से 3 मंत्री जो है वो भारत में आते हैं। और उसी वाद विवाद में जब ये बात चल रही थी कैबिनेट मिशन की, तभी क्लीमेट एटली ने कहा कि हम भारतीय लोगों के, अल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा करेंगे, हम अल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन अल्पसंख्यक लोगों के हित अल्पसंख्यक लोगों के कारण कहीं बहुसंख्यक लोगों का हित दब न जाए, अल्पसंख्यक लोगों के कारण कहीं बहुसंख्यक लोगों का हित दब न जाए, हम यह भी ध्यान रखेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा कहा ब्रिटेन में कि हम जो है बहुसंख्यक लोगों पर
अल्पसंख्यकों का अत्याचार भी नहीं होने देंगे। तब भारत में यह बात फैली कि क्लीमेट इटली चाहते हैं, क्लीमेट इटली मुस्लिम लीग की बातों से प्रभावित नहीं है। क्लीमेट इटली मुस्लिम लीग की बातों से नहीं प्रभावित है, इसका मतलब कुछ अलग परिवर्तन हो सकता है। और इसीलिए जो है जब 3 सदस्यीय टीम कैबिनेट मंत्री जो है भारत में आते हैं, उसमें पहले मंत्री जो हैं वो, अच्छा एक बात और ध्यान दे लें कि यह कैबिनेट मिशन आता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है तो उसमें ब्रिटेन की पोजीशन कमज़ोर पड़ी, ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो गई, वह मजबूती अब नहीं रही। तो ब्रिटेन को लगा कि हम अब अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करेंगे और उपनिवेशों में शांति कायम करना यह ब्रिटेन की जिम्मेदारी है। और इसीलिए एक कारण तो ये हुआ और दूसरा कारण हुआ भारत में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता। भारत में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता क्योंकि अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया था और भारत में उसी के तहत काम चल रहा था। यहाँ पर जो है तमाम भारतीय नेता और तमाम जो है राजनीतिक चिंतक वो सब लगे हुए थे कि किसी तरीके अंग्रेज़ों को भारत से भगाया जाए। और तीसरा जो कारण था वह था भारत में बढ़ती सांप्रदायिकता, क्योंकि जब 1940 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है मुस्लिम लीग ने पारित कर दिया था और 1942 में मुस्लिम लीग जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिभाग नहीं करती है और उल्टा जो है वो सांप्रदायिकता भड़काती है और हिंदू मुस्लिम दंगे भारत में बहुत ज़्यादा होने लगे। इसीलिए कैबिनेट मिशन को जो है क्लीमेट इटली ने भेजा था और क्लीमेट इटली ने भेजा था। उसमें पहले सदस्य जो थे उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं अब आप लोगों को बताता हूं। तो उसके पहले मेंबर जो थे उनका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। यह जो है भारत सचिव थे, यह जो थे तत्कालीन समय उस समय भारत सेक्रेटरी थे। और दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स यह जो थे व्यापार बोर्ड के चेयरमैन थे। क्रिप्स व्यापार बोर्ड के चेयरमैन थे। और तीसरे व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर जो उस समय नौसेना मंत्री थे, उस समय नौसेना मंत्री थे। जैसे हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, उसी तरीके वहाँ पर भी थे। और वो तीनों व्यक्ति आए थे, उसमें थे पैथिक लॉरेंस और उसके बाद सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे जो थे एवी अलेक्जेंडर। और क्रिप्स जो है वो दूसरी बार भारत आ रहे थे। दूसरी बार क्रिप्स जो है वो क्रिप्स मिशन में भी आए थे क्रिप्स, और फिर यहाँ 1946 में भी आ रहे हैं। और ये आती जब है कैबिनेट मिशन तो इसका एम था, पर्पस था। और वो पर्पस क्या था कि भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त किया जाए। भारत में संवैधानिक गतिरोध को
समाप्त करें। दूसरा, संविधान सभा का निर्माण हो। पहली बार भारत में स्पष्ट रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात अगर आई है तो वो आई है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है पहली बार 1946 में संविधान सभा निर्माण की बात आई। यह आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन में, आप लोग इसको ध्यान दे लें। फिर अगला है कैबिनेट मिशन की अंतिम जिम्मेदारी थी कि अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का गठन, यह हो गई बात। और मई, आप ध्यान दे लेंगे, 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आता। पॉइंट नोट कर लें, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। और जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो भारत में आकर के तमाम राजनीतिक दलों से वो मिलता है। वो मिलता है कांग्रेस से, कैबिनेट मिशन मिलती है, फिर कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग से, फिर कैबिनेट मिशन देसी रियासतों से बातचीत करती है, ब्रिटिश भारत में घूमती है, यहाँ तक कि वो पूरे भारत में जो है कैबिनेट मिशन ने दौरा किया। फिर जो है लॉर्ड वेवेल के साथ मिलकर, चूंकि लॉर्ड वेवेल उस समय भारत के वायसराय थे, तो उनसे मिल करके और मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया तब उन्होंने अपने रिपोर्ट में पृथक राष्ट्र की मांग को अस्वीकार कर दिया। जो मुस्लिम लीग चला रही थी 1940 से द्विराष्ट्र की मांग कर रही थी, उस बात को पहली बार कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह अतार्किक है, कहीं से भी यह तर्क संगत नहीं है, क्योंकि भारत में अन्य अल्पसंख्यक वर्ग भी रहते हैं, जैसे सिख, जैसे पारसी। तो और जो आप लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, पश्चिम बंगाल मुस्लिम ज़्यादा हैं, या फिर जो है सिंध प्रांत में ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम हैदराबाद रियासत में भी ज़्यादा हैं और उड़ीसा में भी हैं, संयुक्त प्रांत में भी हैं। तो इस तरीके हम जो है द्विराष्ट्र के सिद्धांत को या बिल्कुल अतार्किक है उसने बताया। और फिर जो है उसने घोषणा की कैबिनेट मिशन ने कि भारत में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र और देसी रियासतों को मिलाकर, ब्रिटिश भारत क्षेत्र और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि विषयों का विभाजन किया जाएगा, केंद्र सूची में 97, राज्य सूची 57 और समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची, दो उन्होंने विषय बताया। और यह भी कहा कैबिनेट मिशन ने कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के पास रहेंगी। अभी तक जो 1935 के अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई थी, अब यहाँ पहली बार कैबिनेट मिशन ने अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों के पास रख दिया। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास रखा।
और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का सामूहिकरण, चौथा पॉइंट है, उसने कहा कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों का सामूहिकरण किया जाएगा, अर्थात 3 ग्रुप बनाए जाएंगे, 1A ग्रुप, B ग्रुप और C ग्रुप, 3 ग्रुप बनाया जाएगा। और उन्होंने ग्रुप भी बनाया है। A ग्रुप में 6 प्रांतों को, A ग्रुप में ब्रिटिश भारत के 6 प्रांतों को रखा, और वो प्रांत हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, और उसके बाद संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। फिर से एक बार देख लें, बिहार और उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। बी ग्रुप में उन्होंने रखा उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, और फिर जो है पंजाब राज्य, और तीसरा जो है सिंध। उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब और सिंध, 3 स्टेट इसमें उन्होंने रखा। और जो सी ग्रुप बनाए, सी ग्रुप में असम और बंगाल। ये जो ग्रुप बना, इसको आप ध्यान से देखें तो भले वो उदारवादी दल के थे, क्लीमेट एटली, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये जो ग्रुप उन्होंने बनाया, ए ग्रुप में तो हिंदू बहुसंख्यक थे, और बी और सी में मुस्लिम ग्रुप ज़्यादा थे। बी और सी ग्रुप में मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी। हाँ, यहाँ उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद, 3-4 साल बाद जो है, कोई भी ग्रुप एक दूसरे में मिल सकता है, अर्थात बी ग्रुप सी में मिल सकता है, या सी ग्रुप के कुछ मेंबर ए ग्रुप में भी मिल सकते हैं। जब ग्रुपों के मिलने की बात आई, तब जिन्ना ने जो है, जिन्ना को खुशी हुई, उसको लगा कि बी और सी ग्रुप में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो इससे हमको लाभ होगा, इससे हमको लाभ होगा। और जब यह बात उठी और कांग्रेस से भी पूछा गया, कांग्रेस से भी पूछा गया, तो कांग्रेस ने जो है इस ग्रुप की बात को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि ग्रुप बनाने की क्या जरूरत थी, और फिर जो है अवशिष्ट शक्तियां राज्य को क्यों दी गई, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जानी चाहिए। इन 2 बातों को लेकर के कैबिनेट मिशन के प्लान को जो है कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था, कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था। और फिर देखते हैं संविधान सभा के गठन का प्रावधान, और इन्होंने संविधान सभा के गठन के प्रावधान की भी बात किया। और उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वह 38 करोड़ 90 लाख थी, 38 करोड़ 90 लाख भारत की जनसंख्या थी। और उसी समय बात उठी थी, कैबिनेट मिशन ने कहा था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, संविधान सभा का एक मेंबर 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाएगा, और कुल 389 मेंबर होंगे, 389 मेंबर होंगे। और ये मेंबर 2 तरीके के होंगे, एक तो होंगे निर्वाचित मेंबर, जिनका
इलेक्शन होगा, और इलेक्शन कहाँ होगा, वो होगा ब्रिटिश भारत क्षेत्र में, ब्रिटिश भारत क्षेत्र और ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र, 2 क्षेत्रों में तो चुनाव होगा। और देसी रियासतों में चुनाव नहीं होगा, वहाँ पर मनोनीत सदस्य आएंगे, वहाँ पर मनोनीत सदस्य आएंगे। अब इसको आप देख लें, 389 मेंबर ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र, यहाँ पर तो इलेक्शन होगा। देसी रियासतों में इलेक्शन नहीं होगा, वहाँ से मनोनीत लोग आएंगे, मनोनीत लोग आएंगे। तो कुल मिलाकर 292 पोस्ट जो पद थे, यह ब्रिटिश भारत क्षेत्र थे। 4 कमिश्नरी के क्षेत्र थे, मतलब 4 पद कमिश्नरी से थे, 292 ब्रिटिश भारत के, 93 जो थे वह देसी रियासतों से थे, 93 देसी रियासतों से थे। कुल मिलाकर 389, कुल मिलाकर 389 पद। और इसमें जब चुनाव होता है, और जब चुनाव होता है तो देखिए जो चुनाव हुआ था वह एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। वह चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जैसे भारत में चुनाव होता है, एक होता है एमपी का चुनाव, वह डायरेक्ट जनता वोट करती है, एमपी को देती है। और एक होता है राज्यसभा का चुनाव या विधान परिषद का चुनाव, जिसमें जो है अप्रत्यक्ष तरीके से प्रतिनिधियों को चुना जाता है। तो उसमें 208 पोस्ट जो है कांग्रेस को मिला और 73 मुस्लिम लीग को मिला, 73 मुस्लिम लीग को मिला। तो इस तरीके 208 पद का मतलब कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल गया, लीग को 73 ही। या अब इस तरीके जिन्ना को लगा कि हमको 25% भी वोट नहीं प्राप्त हुई, केवल 73। और जुलाई 1946 में जो है वह संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। ये तो सब पोस्टें हैं, ऐसे होगा, लेकिन जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। आप लोग ध्यान दे लें, जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। और इसमें जो है जब चुनाव हुआ, जब रिजल्ट आ गया कि 208 पद कांग्रेस को प्राप्त हुआ, 73 जो है मुस्लिम लीग को, तब बैठक हुई और पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने यस कर दिया। उसने कहा हाँ ठीक है, हमारे लिए सही है। लेकिन जब कांग्रेस से बात की गई तो कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि इसमें जो है अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी गई, यह सरासर गलत है। इसका विरोध जवाहरलाल ने किया। उन्होंने कहा कि यह पद जो है अवशिष्ट शक्तियां राज्य केंद्र को देनी चाहिए। और उन्होंने जो ग्रुप बना था, ग्रुप का भी विरोध किया। लेकिन जब दूसरी बैठक होती है संविधान सभा के लिए, तब कांग्रेस ने इसको यस कर दिया। कांग्रेस ने हाँ कहा और मुस्लिम लीग, चूँकि वो सांप्रदायिक पार्टी थी ही, उनके मन में केवल और केवल द्विराष्ट्र चल रहा था और उसमें पता न किसने भड़का दिया, मुस्लिम लीग ने नो कर दिया। और फिर जो है जुलाई 1946 में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त कर लिया। संविधान सभा में भी मुस्लिम लीग ने बहुमत प्राप्त कर लिया, उसका सीट ज़्यादा थी और वह संविधान में भी बहुमत प्राप्त।
और उसके बाद जो है अगस्त में वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को बुलाया और कहा कि आप जो है सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। अंतरिम सरकार का मतलब ये हुआ कि जब तक देश का संविधान नहीं बना है तब तक जो यहाँ पर सरकार शासन करेगी वो अंतरिम सरकार के नाम से शासन करेगी और ब्रिटेन जो है वह शासन सत्ता अंतरिम सरकार को सौंप करके देश छोड़ करके चले जाएंगे, देश छोड़ करके चले जाएंगे। यही है अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार के गठन के लिए 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल को जो है लॉर्ड वेवेल ने बुलाया, पंडित नेहरू को सरकार का गठन करने के लिए। और उसके पहले चूँकि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो है कांग्रेस या फिर वायसराय के मनाने से वह मान जाती है और 14 सदस्यों की अंतरिम सरकार बनती है। 14 सदस्यों की अंतरिम सरकार बनती, उसमें 6 पद जो है कांग्रेस ने अपने पास रखा, 5 पद जो है वो मुस्लिम लीग को दे दिया, 1 पद सिख कम्युनिटी, 1 ईसाई कम्युनिटी और 1 पारसी कम्युनिटी के लिए, कुल मिलाकर के ये पोस्ट हुई 14। और जब कैबिनेट मिशन का बात मानने से इनकार कर दिया, किसने इनकार किया? इनकार किया था मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को अपनी बात मनवाने के लिए उसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस शुरू किया, डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त 1946 को। और जिसके कारण भारत में, पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे जो है भड़कने लगते हैं और सांप्रदायिक दंगे, यह बहुत भयावह दृश्य था। और कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, जो राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति होगा, वह जो है इस कार्यवाही को कभी भी सही नहीं मानेगा और जो गलत लोग होंगे वह इस कार्य को सही मानेंगे। इसके कारण बंगाल में सबसे ज़्यादा दंगे होते हैं और उस दंगे में बहुत सारे हिंदू मारे जाते हैं और 3 दिन तक लगातार ये नृशंस हत्याएं चलती रहती हैं। तमाम हिंदुओं के घरों को जला दिया गया और तमाम हिंदुओं को मारा गया। और बंगाल के नोआखाली क्षेत्र में, कलकत्ता के नोआखाली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और उस दंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदू वर्ग को हुआ था। और यह आतताई व्यक्ति जो जिन्ना था, जो बहुत ही कुदृष्टि था, कुचाली था, उसके कारण ऐसी घटना हमारे भारत में घटती है। आज इतना ही। कल आगे के चैप्टर में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम मैं आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हाँ, अगर कहीं भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप हमें कमेंट करेंगे और मैं उसका आंसर दूंगा। फिर से एक बार सभी लोगों को धन्यवाद।